गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं हूं डॉक्टर शुभ्रा मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल कानपुर। आज हम लोग बात करेंगे डिस्फेजिया की। डिस्फेजिया का मतलब कि एक ये सेंसेशन होना कि जब हम खाना निगल रहे हैं तो गले में या फिर चेस्ट में ऐसी फीलिंग होना जैसे खाना वहाँ पे अटक रहा हो, या फिर ऐसा लगना कि खाना जा तो रहा है अंदर लेकिन मुश्किल से जा रहा है। इसको डिस्फेजिया कहते हैं। डिस्फेजिया क्यों होता है, इसके क्या कारण हैं, उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि खाने को मुंह से पेट तक ले जाने के लिए कौन कौन से स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व हैं। तो जब हम खाना खाते हैं पहले हम मुंह में अपने दांतों से खाने को चबाएंगे। जो हमारी जीभ होती है वो खाने को एक निवाले में बना के रखती है, और फिर जब हम खाने को निगलते हैं तो ये हमारा यहाँ पे ओरोफेरिंक्स होता है, जिसकी मसल्स जो हैं कॉन्ट्रैक्ट करके खाने को और नीचे ले जाती हैं। ओरोफेरिंक्स को क्रॉस करके खाना लैरिंजोफेरिंक्स में जाता है, और फिर वो अपर ईसोफेजियल स्फिंक्टर ऑफ ईसोफेगस को क्रॉस करके ईसोफेगस में आता है। ईसोफेगस है हम लोग का फूड पाइप। फूड पाइप जो है हमारा तकरीबन 40 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, और खाना इसके थ्रू जाता है, लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर क्रॉस करके स्टमक में आ जाता है। तो अगर ओरोफेरिंक्स या लैरिंजोफेरिंक्स की मसल्स में कोई प्रॉब्लम हो या फिर ईसोफेगस की मसल्स में कोई प्रॉब्लम हो तो हमें ये सेंसेशन हो सकता है कि खाना निगलने में परेशानी हो रही है या खाना धीरे धीरे अंदर जा रहा है। अच्छा, अब दोनों में फ़र्क क्या है? सबसे पहले चीज़ तो ये समझने की है कि आपको अगर लग रहा है कि मुझे इधर अटक रहा है या मुझे गले में अटक रहा है या मुझे छाती में अटक रहा है, इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि उसी जगह पे अटक रहा होगा, क्योंकि जो नर्व एंडिंग्स हैं जो पूरे फेरिंग्स को और ईसोफेगस को सप्लाई करती हैं वो सेम ही नर्व एंडिंग्स हैं जो ऊपर और नीचे जाती हैं। तो इसको हम सेंसेशन ट्रांसमिशन बोलते हैं कि एक्चुअली सेंसेशन रेडिएशन बोलते हैं कि एक्चुअली कहीं और पे पैथोलॉजी है और सेंसेशन कहीं और पे आ रहा है। तो अक्सर पेशेंट्स को अगर हम लोग बोलते हैं कि आप एंडोस्कोपी कराइए अगर आपका खाना अटक रहा है, वो कहते हैं नहीं, दिक्कत तो मुझे गले में लग रही है, फूड पाइप में लग नहीं रही है। बट ये चीज़ कंपलसरी नहीं है, इसीलिए पूरी तरह से जांच करवा लेनी चाहिए। जिस तरीके से हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं कि क्या जो दिक्कत है वो गले की है या फूड पाइप की है, वो इस पे डिपेंड करता है कि साथ में और क्या क्या लक्षण आ रहे हैं। अगर खाना खाते वक्त खाना नाक से निकल जा रहा है, या खाना खाते वक्त खांसी आ रही है, या फिर साथ में कुछ आवाज़ में बदलाव आया है, या फिर चेहरे की मसल्स ठीक से काम नहीं कर रही, चेहरा टेढ़ा हो रहा है, ये सारी इस चीज़ का संकेत है कि जो हमारी क्रेनियल नर्व्स हमारे हेड एंड नेक को सप्लाई करती हैं उनमें कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ हो रही है, एंड दिस इज ओरोफेरिंजियल डिस्फेजिया। अगर साथ में खाना निगलने के साथ में छाती में जलन जैसा सिम्टम हो रहा है, या खाना ऊपर आ जा रहा है, वापस नीचे जाके वापस ऊपर आ जा रहा है, जिसको रिगर्जिटेशन कहते हैं, तो ज़्यादा लाइकली है कि दिक्कत जो है ईसोफेगस में हो। तो हम एसोसिएटेड सिम्टम्स से डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ओरोफेरिंजियल डिस्फेजिया है या ईसोफेजियल डिस्फेजिया है। जब हम डिस्फेजिया की बात करते हैं तो बस ये चीज़ कि खाना निगलने में दिक्कत है काफ़ी नहीं है, हमें इस पर भी गौर करना होता है कि क्या सॉलिड खाना खाने में ज़्यादा दिक्कत है या लिक्विड और सॉलिड खाना खाना दोनों ही इक्वली डिफ़िकल्टी से हो रहा है। हम ये भी देखते हैं कि क्या ये दिक्कत कभी कभी होती है कि एक साल में 2 या 3 बार हो गया जब थोड़ा हैवी खाना खा लिया, या ये हमेशा ही रहती है। क्या ये दिक्कत स्टैटिक है कि पिछले 10 साल से उतनी की उतनी ही चल रही है, या ये दिक्कत प्रोग्रेसिवली बढ़े जा रही है। इनसे हमें पता चलता है कि किस तरफ हमारा डायग्नोसिस जा रहा होगा। तो कुछ कॉजेस की बात करते हैं जिनकी वजह से खाना निगलने में परेशानी हो सकती है। अगर हम ओरोफेरिंजियल डिस्फेजिया की बात करें, यानी कि गले में दिक्कत होना, उसको हम 3 तरीके से बांट सकते हैं कि क्या हमारी एनाटॉमिकल कोई दिक्कत है, यानी यहाँ पे बनावट में कोई परेशानी है, क्या जो नसें यहाँ पे सप्लाई कर रही हैं उसमें कोई दिक्कत है, और तीसरा कि क्या यहाँ की जो मसल है वो कमज़ोर हो गई है। एनाटॉमिकल दिक्कत यानी कि यहाँ पे अगर किसी को कोई कैंसर हो जाए या कोई गांठ हो जाए, या यहाँ पर किसी को कोई वेब बना हो, उसकी वजह से खाना अंदर नहीं जाएगा। नसों की दिक्कत यानी जैसे किसी को लकवा पड़ जाए, स्ट्रोक हो जाए, उसको निगलने में परेशानी हो सकती है।
फेशियल नर्व की पैल्सी में खाना चबाने में मुश्किल हो सकती है, और जो वेगस नर्व की पैल्सी है उससे खाना निगलने में परेशानी हो सकती है। और तीसरी चीज़ होती है मसल की कमजोरी। ये अक्सर बूढ़े लोगों में पाई जाती है, बुजुर्ग लोगों में पाई जाती है, जैसे जिन लोगों को पार्किंसोनिज्म डिजीज हो जाए या जिन लोगों को स्ट्रोक हो जाए, उनको विद समय मायोपैथी भी हो जाती है। अच्छा, अब हम बात करते हैं ईसोफेजियल डिस्फेजिया की। ईसोफेजियल डिस्फेजिया के कॉजेस को हम ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कि पहली चीज तो क्या ये सिर्फ सॉलिड को हो रही है या ये सॉलिड और लिक्विड दोनों को हो रही है। अगर सिर्फ सॉलिड को दिक्कत हो रही है और लिक्विड खाना आराम से अंदर जा रहा है तो ज़्यादा चांस है कि ये कोई एनाटॉमिकल डिस्टर्बेंस है। एनाटॉमिकल यानी कि बनावट में डिस्टर्बेंस है। अब हम इसमें फिर ये देखेंगे कि क्या ये दिक्कत बहुत समय से है या ये धीरे धीरे बढ़ रही है। तो अगर दिक्कत बहुत समय से है और बस कभी ही कभी उठती है कि किसी दिन जब ज़्यादा मीट खा लिया या ब्रेड के टुकड़े जल्दी जल्दी खा लिए या कच्ची सब्जियां जल्दी जल्दी खा ली, बस तब अटका हुआ लगता है, तो चांस है कि आपको ईसोफेजियल वेब हो, जहां पर खाना जाके बीच में अटक जाता है। और अगर छोटा अच्छे से चबाया हुआ खाना हो तो वो नहीं अटकता। अगर ऐसा है कि जो सिम्टम्स हैं वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और साथ में वजन भी कम कम हो रहा है, भूख भी कम लग रही है, तो हमेशा हमें कैंसर के बारे में सोचना चाहिए कि क्या आपके फूड पाइप में कहीं कैंसर तो नहीं शुरू हो रहा है। तीसरी चीज, अगर ऐसा लगता है कि खाना खाने में दिक्कत तो है ही, अंदर जाने में दिक्कत हो रही है, सॉलिड को ज़्यादा हो रही है, साथ में जो है थोड़ी सी छाती में जलन भी हो रही है, तो ये हमने जैसे पिछले वीडियोस में बात करी थी कि GERD का एक नोन कॉम्प्लिकेशन है कि धीरे धीरे जब अल्सर्स हील होते हैं तो वहाँ पे सिकुड़ जाता है, स्ट्रिक्चर बन जाता है और खाना अटकने लगता है। तो पेप्टिक स्ट्रिक्चर भी एक खाना अटकने का कारण हो सकता है। अब हम बात करेंगे उन पेशेंट्स की जिनको खाना निगलने, सॉलिड खाना निगलने में भी दिक्कत हो रही है और लिक्विड खाना निगलने में भी दिक्कत हो रही है। इन लोगों को अक्सर मोटिलिटी डिसऑर्डर होता है। मोटिलिटी डिसऑर्डर यानी कि जो हमारा फूड पाइप है ईसोफेगस, वहाँ की मसल्स ठीक से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रही, जो खाने का बोलस हमारे फूड पाइप में पहुंचा है वो ठीक से आगे नहीं बढ़ पा रहा है। अब इसमें ध्यान देने की ये चीज़ है कि सॉलिड खाने को भी मसल की पावर चाहिए आगे बढ़ने के लिए, और लिक्विड पानी, लस्सी, जूस, इनको भी मसल की पावर चाहिए आगे बढ़ने के लिए। तो जिन लोगों को न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर की वजह से डिस्फेजिया होता है, उनमें उनको खाना खाने में भी परेशानी होती है और पानी पीने में भी परेशानी होती है। अब इसमें भी हम यही देखेंगे कि क्या ये चीज़ कभी कभी होती है और हमेशा नहीं होती। तो हो सकता है कि कोई और तीसरी बीमारी चल रही हो जिसने ईसोफेगस को भी अफेक्ट कर दिया हो, जैसे कि इनफेक्टिव मोटिलिटी या फिर स्क्लेरोडर्मा। अगर ऐसा है कि खाने निगलने में दिक्कत है और साथ में खाना वापस मुंह में आ जाता है और ये चीज़ कई सालों से चल रही है, तो अक्सर इन मरीजों को अकलेजिया कार्डिया नाम की बीमारी होती है, जिसमें जो हमारा लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर होता है वो ठीक से रिलैक्स नहीं हो पाता, इसलिए खाना ईसोफेगस में पड़ा रहता है। जो तीसरा कॉमन कारण होता है वो होता है कि अगर खाना निगलने में भी परेशानी हो रही है और साथ में ऐसा लग रहा है कि अंदर कुछ जलन जलन जैसी हो रही है, हो सकता है कि सिर्फ मोटिलिटी की दिक्कत हो लेकिन ईसोफेजियल स्फिंक्टर ठीक से काम कर रहा हो। तो अगर देखा जाए तो ईसोफेजियल डिस्फेजिया के कारण जो है वो एनाटॉमिकल हो सकते हैं और न्यूरोमस्कुलर हो सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर खाना निगलने के साथ साथ वेट लॉस हो रहा हो या जो खाना वापस आ रहा हो उसमें अगर खून आ रहा है, तो हमें हमेशा कैंसर का शक करना चाहिए और उसके हिसाब से जांच करानी चाहिए। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि जब डिस्फेजिया होता है तो क्या जांचें करानी चाहिए और क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं, और हम अकलेजिया कार्डिया के बारे में भी थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए, कोई कमेंट पास कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।